मैं ऐसे किसी भी दल के साथ नहीं रह सकता जो जिसका गठबंधन उस दल से हुआ है जिसका सेकुलरिज्म से नफरत है, जो दलितों पिछड़ों के अधिकारों यूनिवर्सिटियों में जो आरक्षण है उनको लागू नहीं करता, शिक्षक भर्ती घोटाला होता है जिसमें ओबीसी आरक्षणों का लूटपाट होती है, ऐसे कई मामले हैं। तो मैं मानता हूँ कि ये देश बचाने की लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी मेरे देश को बेचने का, मेरे देश को बर्बाद करने का काम कर रही है और मैं इसे बिकने नहीं दूंगा। इसके लिए मेरी ये नैतिक जिम्मेदारी के साथ मुझे लगता है सभी लोगों की एक भारतीय होने के नाते एक नैतिक जिम्मेदारी है कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए, ताकि संविधान इस देश में स्थापित हो सके, पुनः लोकतंत्र स्थापित हो सके। और इसलिए मुझे लगता है कि इस क्रम में मैंने इस्तीफा दिया कि भारतीय जनता पार्टी को सेकुलरिज्म से बहुत नफरत है और वो इस देश को एक तरीके से हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, इस देश को एक तरीके से मुसलमानों को, दलितों को, पिछड़ों को, उनके अधिकारों को छीनना चाहते हैं, उनके आरक्षण को ख़त्म करना चाहते हैं। तो आप बताइए कि मैं कैसे उनके साथ खड़े हो जाऊं जिनके लिए मैं पिछले कई 10 साल, लगभग एक दशक से उनके खिलाफ मैं लड़ रहा हूँ, और अब जाकर मैं क्या उनके साथ कैसे बैठ जाऊँ, मुझे नहीं लगता। और रहा सवाल सत्ता का, तो मुझे लगता है कि सत्ता से कई ज़्यादा बड़ा विचारधारा होता है, क्योंकि सत्ता हो सकता है आपका 5 साल सुधारे या बिगाड़े, पर गलत विचारधारा के साथ रहने से आपकी पूरी नस्ल खराब होती है। तो जिस तरह का मैं कहता हूँ कि किसान जिस तरह के फसल बचाने की लड़ाई लड़ रहा है, तो जाहिर सी बात है हमें भी नस्ल बचाना पड़ेगा। ये फसल और नस्ल दोनों की लड़ाई है, तो नस्ल बचाना था और संविधान बचाना है। तो मैं तो एक मानता हूँ कि जब जंगल में आग लगे तो उस गिलहरी के समान भी अगर मैं रोल अदा कर पाऊँ इस जातिवादी और नफरत फैलाने वाली भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को हराने में, तो मुझे लगता है कि ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा। मुझे पार्टी से कोई गिला शिकवा नहीं है, पार्टी ने मुझे बहुत सम्मान दिया, बहुत प्यार दिया, और आज भी पार्टी क्यों छोड़ रहे हैं जब पार्टी से कोई प्रॉब्लम नहीं है? मुझे भारतीय जनता पार्टी से प्रॉब्लम है, मुझे आरएसएस से प्रॉब्लम है। जब पार्टी मुखिया को बीजेपी और आरएसएस से प्रॉब्लम नहीं है तो आपको क्या प्रॉब्लम? नहीं, मुझे पता है ना, क्योंकि मैं तो जानता हूँ कि किस प्रकार देश के अंदर जो मोदी सरकार के मंत्री हैं, 2-4 मंत्रियों से मेरी भी बातचीत होती है, वहाँ काम करने नहीं मिलता। उनका आरएसएस का एक आदमी बिठा दिया जाता है जो उनकी फाइलें बताता है, कहाँ साइन करनी है, कौन सा निर्णय होना है, सारे योजनाओं पर मोदी जी का फोटो होता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सरकार में जाके वो शायद नहीं काम कर पाएंगे, पर मुझे लगता है जो स्ट्रेंथ होगी वो स्ट्रेंथ भी मायने करती है कि आप सरकार को कितना दबाव महसूस करवा सकता हूँ। जयंत चौधरी जी अभी कट्टर सेकुलर हैं, वो कम्युनल बिल्कुल भी नहीं है, पर हर दल की अपनी मजबूरी होती है। पता नहीं क्या मजबूरी रही होगी, मैं ना पूछ पाऊंगा और ना वो मुझे बताएंगे। स्वागत है आपका जर्नल मिरर में, मैं मोहम्मद अली। 2024 चुनाव का बिगुल बज चुका है। आरएलडी ने बीजेपी के गठबंधन में शामिल होकर अपने आप को चोट पहुंचाई है या फिर उसको फ़ायदा हुआ है, ये तो चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। लेकिन आरएलडी के जो तमाम बड़े नेता हैं उनका पार्टी छोड़ने का सिलसिला लगातार जारी है। अभी हाल ही में पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट शाहिद सिद्दीकी ने पार्टी छोड़ी थी, तो अब प्रशांत कनौजिया जो आरएलडी के SC/ST विंग के राष्ट्रीय चेयरमैन थे और अभी कैंपेन कमेटी के इंचार्ज थे, उन्होंने भी पार्टी से इस्तीफ़ा दे दिया है। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रशांत कनौजिया मौजूद हैं, तो आइए उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर ऐसी क्या वजह थी कि उनको आरएलडी छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। क्या वजह है आप पार्टी छोड़ रहे हैं? देखिए, जो लोग भी मुझे जानते हैं, चाहे वो पत्रकारिता के दौर से जानते हों, मैंने कभी भी धर्मनिरपेक्षता के साथ समझौता नहीं किया। संविधान के अंदर दर्ज है, ऐसा नहीं है कि धर्मनिरपेक्षता या सेकुलरिज्म ये कोई शगुफा है या कोई फ़िलॉसफ़ी का हिस्सा है, ये हमारे संविधान का हिस्सा है। और एक भारतीय होने के नाते मुझे अपने संविधान को मानना ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है। और चूँकि ये बहुत जग जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी को सेकुलरिज्म से बहुत नफ़रत है और वो इस देश को एक तरीके से हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, इस देश को एक तरीके से मुसलमानों को, दलितों को, पिछड़ों को, उनके अधिकारों को छीनना चाहते हैं, उनके आरक्षण को ख़त्म करना चाहते हैं। तो आप बताइए कि मैं कैसे उनके साथ खड़े हो जाऊं जिनके लिए मैं पिछले कई 10 साल, लगभग एक दशक से उनके खिलाफ मैं लड़ रहा हूं, और अब जाकर मैं क्या उनके साथ कैसे बैठ जाऊं, मुझे नहीं लगता। और रहा सवाल सत्ता का, तो मुझे लगता है कि सत्ता से कई ज़्यादा बड़ा विचारधारा होता है, क्योंकि सत्ता हो सकता है आपका 5 साल सुधारे या बिगाड़े, पर गलत विचारधारा के साथ रहने से आपकी पूरी नस्ल खराब होती है। तो जिस तरह का मैं कहता हूँ कि किसान जिस तरह के फसल बचाने की लड़ाई लड़ रहा है, तो जाहिर सी बात है हमें भी नस्ल बचाना पड़ेगा। ये फसल और नस्ल दोनों की लड़ाई है, तो नस्ल बचाना था और संविधान बचाना है। तो मैं तो एक मानता हूँ कि जब जंगल में आग लगे तो उस गिलहरी के समान भी अगर मैं रोल अदा कर पाऊँ इस जातिवादी और नफरत फैलाने वाली भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को हराने में, तो मुझे लगता है कि ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा। और मैं ऐसे किसी भी दल के साथ नहीं रह सकता जो जिसका गठबंधन उस दल से हुआ है जिसका सेकुलरिज्म से नफरत है, जो दलितों पिछड़ों के अधिकारों, यूनिवर्सिटियों में जो आरक्षण है उनको लागू नहीं करता, शिक्षक भर्ती घोटाला होता है जिसमें ओबीसी आरक्षणों का लूटपाट होती है, ऐसे कई मामले हैं। तो मैं मानता हूँ कि ये देश बचाने की लड़ाई है।
भारतीय जनता पार्टी मेरे देश को बेचने का, मेरे देश को बर्बाद करने का काम कर रही है और मैं इसे बिकने नहीं दूंगा। इसके लिए मेरी ये नैतिक जिम्मेदारी के साथ मुझे लगता है सभी लोगों की एक भारतीय होने के नाते एक नैतिक जिम्मेदारी है कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए, ताकि संविधान इस देश में स्थापित हो सके, पुनः लोकतंत्र स्थापित हो सके। और इसलिए मुझे लगता है कि इस क्रम में मैंने इस्तीफा दिया है। बाकी ऐसा कोई लेकिन विशेष जयंत चौधरी तो कह रहे हैं हमने पार्टी नेताओं के बातचीत करी थी, सबको अपने मतलब साथ शामिल किया था। तो जब आपसे बातचीत नहीं हुई थी कि जब उन्होंने पार्टी में जाने से पहले फैसला लिया था? नहीं, ऐसा कोई फैसला लेने से पहले कोई बात नहीं हुई थी। ना ही मुझसे हुई थी, ना ही किसी विधायकों से हुई थी, ना ही किसी पदाधिकारी से हुई थी, ना ही प्रदेश अध्यक्ष से। ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई थी और ये फैसला उनका था। अब मतलब ये उनका निजी फैसला? अब एक उनका निजी फैसला है या उनकी किसी से बात हुई, मेरी जानकारी में नहीं है कि किसी से उनकी बात हुई, अब कार्यकर्ताओं से बात हुई या राष्ट्रीय कमेटी की कोई बैठक हुई। हाँ, पर उनका ये निजी फैसला है या किसके बोलने पर उनका ये फैसला है, ये वो ही बता सकते हैं। मेरी उनको शुभकामनाएं हैं। शुभकामनाएं हैं। लेकिन प्रशांत भाई ये बताइए, आपने जो फैसला लिया है, पार्टी ने तो गठबंधन काफ़ी समय पहले कर लिया था, तो इतनी देर क्यों लगा दिया आपने फैसला लेने में? अगर आपको लगता है कि विचारधारा मैच नहीं कर रही, तो इतना बड़ा फैसला लेने में इतनी देर क्यों? देखिए, तुरंत फैसला लेना भी आसान था, लेकिन क्या होता है जब आप राजनीति में होते हैं ना, आपके बहुत सारे कार्यकर्ता होते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ आप काम करते हैं और कोई इंडिविजुअल डिसीजन नहीं ले सकता था। मैंने ये फैसला कार्यकर्ताओं से बात करके लिया है। ये मेरा निजी फैसला नहीं है। मेरे पार्टी के भीतर बहुत सारे लोग हैं, साथ ही साथ दलित समाज के लोग, बहुजन समाज के लोग, मेरे मुसलमान समाज में मैं जैसे उठता बैठता हूँ, जाता हूँ मुजफ्फरनगर, तो बहुत सारे लोगों से बात हुई और वो बात करने के बाद निर्णय लिया गया। क्योंकि मैं स्वयं से तो मैंने निर्णय उसी दिन ले लिया था कि अब मुझे यहाँ रहना नहीं है, लेकिन चूंकि ये कलेक्टिव डिसीजन होता है और बहुत सारे लोग आने वाले समय में आप देखेंगे, दलित समाज के लोग खासतौर पर, माइनॉरिटी कम्युनिटी के बहुत सारे लोग पार्टी को छोड़ते हुए नजर आएंगे। क्योंकि जाहिर सी बात है, एक मनुवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके हम अपने बिल्ली को दूध की रखवाली की जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती। उसी प्रकार दलित समाज, पिछड़ा समाज, ओबीसी समाज, आदिवासी समाज, मुसलमान समाज अपने हक हकूक़ों की जो उनका हक हकूक़ जिसको मैं दूध कहता हूँ, उसकी रखवाली का काम भारतीय जनता पार्टी जैसी बिल्ली को नहीं दे सकता, वरना वो जैसे आपकी नज़र हटेगी वो बिल्ली दूध पी जाएगी। क्या समझा जाए, आपके साथ कुछ और लोग भी जाने वाले हैं पार्टी छोड़? बहुत सारे लोग जा रहे हैं, सिर्फ मेरी बात नहीं है। मेरा किसी पे दबाव नहीं है कि मैंने छोड़ रहा हूँ तो सब आपको भी छोड़ना चाहिए। आप SC/ST विंग के चेयरमैन हाँ, रहे थे ना, तो मेरी लोगों से मेरी बातचीत तो सभी लोगों से हुई है लगभग। बहुत सारे लोगों ने पार्टी छोड़ी भी और बहुत सारे लोग पार्टी छोड़ भी रहे हैं। अब कितना वो मीडिया दिखाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है, दल छोटा है तो उसका दायरा छोटा है, तो वो दिल्ली तक कितनी खबर पहुंचती है। क्योंकि जिला स्तर पर, विधानसभा स्तर पर बहुत सारे लोग पार्टी छोड़ रहे हैं, क्योंकि जो अम्बेडकराइट मूवमेंट से लोग निकल कर पार्टी में आए। चूँकि RLD से जुड़ने का भी कारण यही था ना कि जयंत चौधरी जी ने संघर्ष का रास्ता चुना। जब लोग AC कमरों में बैठे रहते थे, विपक्ष के नेता, वो किसान आंदोलन में नज़र आते थे, वो हाथरस की बेटी के लिए लाठी खाते थे, तो मुझे वही चीज़ तो देख के हम प्रभावित हुए। और मैं अभी भी कहता हूँ, जयंत चौधरी जी अभी कट्टर सेकुलर हैं, वो कम्युनल बिल्कुल भी नहीं है। पर हर दल की अपनी मजबूरी होती है, पता नहीं क्या मजबूरी रही होगी, मैं ना पूछ पाऊँगा और ना वो मुझे बताएंगे। अच्छा ये बताइए, जयंत चौधरी ने बीजेपी के खिलाफ अच्छी खासी मेहनत करी, पूरे उत्तर प्रदेश में घूमे, वो लाठियां खाई, बीजेपी सरकार के राज्य में शासन में उन्होंने लाठियां खाई, उसके बावजूद उसी पार्टी से जाकर मिल गए। ऐसी क्या मजबूरी थी? ऐसे तो बहुत सारे लोग मिल गए, राजभर जी हैं वहाँ। लाठी नहीं खाई ना उन्होंने? नहीं, उन्होंने गालियाँ बहुत खाई हैं। तो योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ उन्होंने किस तरीके के शब्दों का प्रयोग किया, उसके बाद वो पार्टी में शामिल हो गए। तो राजनीति में तो वो सुचिता रही नहीं कि कब कौन क्या बोलेगा। आपने अभी देखा होगा, कांग्रेस के भी 2 बड़े नेता प्रवक्ता थे, टीवी पर बैठते थे, 24-48 घंटे के भीतर ही वो भाजपा की तरफ चले गए और उनके पुराने बयान निकाले जा रहे हैं कि वो क्या बोलते थे, सावरकर के बारे में क्या बोलते थे। तो ये तो बहुत राजनीति का स्तर बहुत नीचे आ गया है। विचारधारा के लोग बहुत कम हैं राजनीति में, मौका परस्त लोग ज़्यादा हैं राजनीति में। लाइजनिंग करना, टिकट विधायक बन जाना, मंत्री बन जाना, इसकी लड़ाई में बहुत लोग शामिल हो सकते हैं। पर मुझे लगता है देश तभी बचेगा जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग विचारधारा को लेकर चलेंगे। मुझे यकीन है कि हो सकता है सत्ता 5-6 साल पार्टी छोड़ने का कारण ये तो नहीं है कि कभी आप भी टिकट मांग रहे हो ना मिला हो, ऐसा तो कुछ नहीं। मैंने देखो, दुनिया जानती है मैं लोकसभा का तो टिकट मांग रहा था, न मेरे पास इतनी हैसियत है कि मैं 10-15 करोड़ रुपए खर्च कर पाऊँ लोकसभा के लिए। ठीक है, तो मैं तो पहली बात तो लाइन में नहीं था। और रहा सवाल अगर विधानसभा की बात हो, तो विधानसभा तो 2027 में। तो ये तर्क ही बेहद गलत है कि टिकट विकेट, मेरा टिकट से कोई सरोकार नहीं है। मेरी पूरी जो लड़ाई है वो विचारधारा की लड़ाई है। और मैं टिकट मांगता तो टिकट मिल भी जाता। पार्टी में
जिस प्रकार जयंत जी ने मुझे सम्मान दिया हर जगह, जिस तरह मुझे ताकत दी, उस हिसाब से टिकट बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी, पर विचारधारा उससे ज़्यादा बड़ी है। अच्छा, आजकल देख रहे हैं जो भी लोग बीजेपी में जा रहे हैं उन पर कहीं ना कहीं दबाव है, या तो ईडी का दबाव होता है, या सीडी का दबाव होता है, या फिर कोई और दबाव होता है, सीटों का दबाव होता है, तो ऐसा उनके साथ तो नहीं था कुछ? देखिए, वो मंत्री तो रहे नहीं है, कोई विभाग उन्होंने संभाला नहीं है, तो किस किस आधार पर पार्टी टूटने का दबाव हो? नहीं, मुझे नहीं लगता पार्टी टूटने का दबाव भी मुझे नहीं लगता, और भी कोई हो सकता है ये कारण हो, क्योंकि ये कारण आजकल आम है। नहीं, बहुत सारे लोग, हो सकता है बहुत सारे कारण हैं, मेरी जानकारी में नहीं है कि असली कारण क्या था कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया। हालांकि वो बहुत सारे इंटरव्यूज़ में कहते हैं कि भाई सत्ता में रहेंगे तभी तो समाज का, पार्टी का, लोगों का काम कर पाएंगे, जो कि एक तरीके से बहुत लोग इस बात को मानते भी हैं कि सत्ता में रहकर काम करना चाहिए। पर मुझे लगता है क्या काम करना चाहिए, क्या आप समाज, देश को आप सड़क से या फिर कोई हाईवे बनाकर जोड़ना चाहते हैं कि ये विकसित देश है? विकसित देश मानसिकता से होता है, प्रगतिशील जो देश होता है वो अपने प्रगतिशील विचारों से होता है, ठीक है। ये जो रोड वोड जो बनते हैं ना, जो इनको कंक्रीट को जो डेवलपमेंट का नाम देते हैं, ये कंक्रीट डेवलपमेंट का नाम नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चरल काम है। ये आप भी बनोगे तो भी करोगे, मैं बनूंगा तो करूंगा, कोई और बनेगा, मोदी जी बन रहे तो भी कर रहे हैं। ये तो एक नॉर्मल प्रोसेस है, हर व्यक्ति को करना है। आप ये बताइए कि आपने इस देश को कैसे कलंकित करने का काम किया, इस देश के आम जनमानस में, युवाओं में नफरत भरने का काम किया कि वो रामनवमी का यात्रा, पहले हमारे ज़माने में भी तो बच्चे, जब हम लोग छोटे थे, रामनवमी की यात्रा निकलती थी, मुसलमान समाज पानी पिलाता था, वो लोग हंसते खुशते चले जाते। आज आप देख रहे हो मस्जिद पर यहाँ फेंक देंगे, गुलाल फेंक देंगे, ये कर देंगे, गालियाँ दे रहे हैं लोग, वीडियो बना बना के डाल रहे हैं कि इन लोग को निकालो इंडिया से बाहर, ये करो वो करो। ये जो समाज का निर्माण किया ना, ये घातक है। और मैं ऐसा कोई भी फैसला नहीं लेना चाहता कि मेरी आने वाली नस्लें मुझे कहें कि जब देश बिक रहा था, देश बर्बाद हो रहा था, देश में जब लोकतांत्रिक के मूल्यों को कुचला जा रहा था, देश में जब पत्रकारों को, विपक्षी लोगों को सरकारी तंत्र से कुचला जा रहा था, तो प्रशांत कनौजिया विपक्ष के खेमे में खामोश खड़ा था। मैं बिल्कुल भी खामोश नहीं। और 14 अप्रैल को भी इसलिए चुना गया कि मेरी पार्टी में एंट्री भी 14 अप्रैल को हुई थी। अच्छा। हाँ, तो मेरे मन में ये था कि मैंने अंबेडकर साहब को मैं अपना आइडल मानता हूँ, और मैं उन्हीं की प्रेरणा को लेकर पार्टी में गया और पार्टी में बहुत काम भी किया। ऐसा नहीं है कि मैं ये इतना बोल सकता हूँ कि एक SC ST विंग के प्रेसिडेंट के रूप में बहुत सारे दलों में लोग सिर्फ टोकन के रूप में हो सकते हैं, पर RLD में मुझे वो पूरी ताकत मिली कि मैं अपने समाज के लिए काम कर पाऊँ। 35% जो विधायक का फंड है उसको SC ST के लिए रिजर्व करवाया। अब नया लेटर आया जिसमें 16% अल्पसंख्यकों के लिए आए। तो ऐसे बहुत सारे काम हम कर पाए। मुझे नहीं लगता बहुत सारे दलों में मैं कर पाता, चाहे तो सेकुलर दलों में भी जो, या इंडिया अलायंस के भी जो गठबंधन में दल हैं, वो भी शायद इतना फ्लेक्सिबिलिटी नहीं देते काम करने के लिए। मुझे वो मिला। मुझे पार्टी से कोई गिला शिकवा नहीं है। पार्टी ने मुझे बहुत सम्मान दिया, बहुत प्यार दिया, और आज भी। पार्टी क्यों छोड़ रहे हैं जब पार्टी से कोई प्रॉब्लम नहीं है? मुझे भारतीय जनता पार्टी से प्रॉब्लम है, मुझे RSS से प्रॉब्लम है। जब पार्टी मुखिया को बीजेपी और से प्रॉब्लम नहीं है तो आपको क्या प्रॉब्लम? नहीं, मुझे पता है ना, क्योंकि मैं तो जानता हूँ कि किस प्रकार देश के अंदर जो मोदी सरकार के मंत्री हैं, 2-4 मंत्रियों से मेरी भी बातचीत होती है, वहाँ काम करने नहीं मिलता। उनका RSS का एक आदमी बिठा दिया जाता है जो उनकी फाइलें बताता है, कहाँ साइन करनी है, कौन सा निर्णय होना है, सारे योजनाओं पर मोदी जी का फ़ोटो होता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सरकार में जाके वो शायद नहीं काम कर पाएंगे, पर मुझे लगता है जो स्ट्रेंथ होगी, वो स्ट्रेंथ भी मायने करती है कि आप सरकार को कितना दबाव महसूस करवा सकते हैं। अच्छा, आप पार्टी के अंदर रहे हैं, काम भी किया है काफ़ी, पार्टी को अच्छी तरह जानते हैं, बताइए बीजेपी में जाने से पार्टी को नुकसान हुआ है या फ़ायदा हुआ है? बिल्कुल नुकसान हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के साथ 2009 में पार्टी का गठबंधन था। उसके बाद मुजफ्फरनगर जब दंगा हुआ तो इस बात की बहुत गर्व, मैं आज भी बहुत क्रेडिट देता हूँ कि बहुत आसान था जयंत चौधरी जी और अजीत सिंह जी के लिए बीजेपी के साथ गठबंधन करके 5-7-10 सांसद जितवा लेना। पर उस समय उन्होंने चुना कि नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, और 14 में हारे, 17 में हारे बुरी तरह, उसके बाद 19 में हारे। दोनों श्रद्धेय चौधरी, अजीत सिंह जी भी हारे और चौधरी साहब भी हारे चुनाव। तो लेकिन सेकुलरिज्म का दामन नहीं छोड़ा, तो उसी से तो प्रभावित होकर लोग आ रहे थे। लेकिन 24 में नहीं हारना चाहते अब 24, अब उन्होंने जो भी निर्णय लिया, अब तो 2 ही सीट मिली है। 2 सीट में एक बिजनौर है, एक बागपत है। जो बागपत के कैंडिडेट हैं वो बहुत ईमानदार आदमी हैं, मैं राजकुमार सांगवान जी। मैं इतना कहता हूँ, मतलब जो अच्छा काम कर रहा है उसके लिए कोई बुरा वो नहीं है। मैं, मोदी जी भी अच्छा काम करेंगे तो मैं मोदी जी की भी तारीफ़ करूँगा, लेकिन अच्छा काम करे तो। आज तक 2014 से लेकर 2024 आने वाला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसकी कोई तारीफ़ कर सके। झूठ, दिन भर झूठ बोलो, ईडी की रेड करवा दूंगा, ये करवा दूंगा, वो करवा दूंगा, नेहरू को गाली दे दूंगा। अरे भाई, 10 साल से प्रधानमंत्री हो, कुछ तो बोलो यार, अपने काम तो गिना दो।
अच्छा, आपने पार्टी छोड़ दी, अब आपके जो जानने वाले हैं, आपके समर्थक हैं, उनसे क्या कहेंगे? आरएलडी को वोट देनी है, किसी और को देनी है? अ, देखिए आरएल मैं समर्थकों को भी कहूँगा तो आरएलडी तो 2 ही सीट पे लड़ रही है। लेकिन मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि ख़ास तौर पे जो अक़लियत के लोग हैं, जो दलित समाज के लोग हैं, जो पिछड़ा समाज के लोग हैं, जिनके हक हकूक़ों को भाजपा के लोग मारते आ रहे हैं, खाते आ रहे हैं। आज आपने देखा होगा मेरठ में कल किस प्रकार अरुण गोविल वाल्मीकि समाज के घर गए और वहाँ की रोटी छूने में मौत आ रही थी उनके। वोट चाहिए, रोटी नहीं चाहिए। ऐसे लोगों को तो जूते से मार के पब्लिक को भगाना चाहिए। ऐसे लोग क्यों लड़ रहे हैं चुनाव, मुझे यही नहीं समझ में आता। शर्म नहीं आती? एक्टिंग कर ली, राम बन गए, उसके बाद पॉर्न स्टार बन गए। आपको पता नहीं है शायद, आप जाके देखिए, अरुण गोविल एक डी ग्रेड पॉर्न स्टार भी रहे हैं। इतनी घटिया दर्जे की फिल्में की हैं कि इनका परिवार, इनकी बेटी भी वो फिल्म नहीं देख सकती। और ये आके मेरठ की जनता को बता रहे हैं कि हम दलित समाज के घर चले गए, कोई वोट नहीं मिलने वाला। मैं तो कार्यकर्ताओं से भी अपील करूंगा, दलित समाज से भी अपील करूंगा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें ये मार्ग नहीं दिखाया था। अगर बाबा साहब अम्बेडकर चाहते तो सभी शर्तों को मानकर, उस समय की तत्कालीन जो सरकार थी उसमें भी बहुत सारे जातिवादी लोग थे, उनकी शर्तों को मान के वो रहते, लेकिन उन्होंने अपने हक अधिकार के लिए उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। वो चुनाव भी हार गए लोकसभा का। क्यों हार गए? समाज के हक के लिए। तो मुझे लगता है दलित समाज तो वोट भी नहीं दे रहा है। मतलब मैं बोलूँ या ना बोलूँ, मुझे लगता है मेरा समाज कम से कम पढ़ा लिखा है, समझ गया है, बाबा साहब अम्बेडकर मान्यवर कांशीराम को देखकर समझ गया है कि किस प्रकार हमें अपने समाज के हक को बचाना है। दलित समाज, पिछड़ा समाज, मुस्लिम कम्युनिटी के लोग, ट्राइबल तो है नहीं उत्तर प्रदेश के अंदर लेकिन देश में है, वो कोई भी भाजपा को वोट नहीं देना चाहता। जयंत चौधरी को कैसा नेता मानते हैं आप? देखिए पढ़े लिखे हैं, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़े हैं, अर्थव्यवस्था, राजनीति समझते हैं देश की? राजनीति समझते हैं, अर्थव्यवस्था समझते हैं। अगर तो ये फैसला उनका निजी फैसला था? अब ये वो बता पाएंगे उनका फैसला ये निजी था कि किसके दबाव में लिया गया, या किसी के बोलने पे लिया गया, या सबकी सहमति से लिया गया, विधायक दल की बैठक में लिया गया, ये तो वही बता सकते हैं। लेकिन मैं मानता हूँ कि उनके पास अर्थव्यवस्था को लेकर अच्छी नॉलेज है। मतलब मैं मोदी सरकार में जितने भी मंत्री हैं उनमें कोई भी अर्थव्यवस्था के मामले में उनकी इर्द गिर्द नहीं दिखता। तो मैं उस मामले में मानता हूँ, और अच्छे इंसान हैं, और हो सकता है राजनीति में बहुत सारे फैसले लेने। आखिरी सवाल और ले लेते हैं। इलेक्ट्रल बॉन्ड का मामला आजकल काफ़ी चर्चा में है। अभी खबर मिली है कि बीजेपी ने बीफ निर्यात कंपनी से चंदा लिया है कई करोड़ रुपए का, तो उस पर क्या कहना? अरे तो कफन चोरों से भी चंदा ले लें, बीफ निर्यात तो बहुत मामूली बात है। देखिए भारतीय जनता पार्टी ने हर उस चोर से पैसा लिया जिसके ऊपर ईडी जांच कर रही है, ठीक है। तो चोरों से तो इनका पुराना संबंध है, और ये आज़ाद भारत का सबसे बड़ा स्कैम है, इसकी जांच होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने किस प्रकार फटकार लगाकर इस पूरी योजना को बंद किया, और बेशरम भारतीय जनता पार्टी के लोग, इन्हें शर्म नहीं आती, उसको डिफेंड भी करते नज़र आ रहे हैं। क्यों? चोरी करने मिल रही थी। अब ये चोरी बेईमानी नहीं चलेगी। 10 लाख का सूट आप पहनते थे, लेकिन जब आपको जेल में डाला जाएगा तो वहाँ आपको वही 140 रुपये का बूसट मिलेगा। लेकिन चंदा तो और पार्टियों को मिला है ना, उन पर तो कोई सवाल नहीं खड़े कर रहा। मैं कह रहा हूँ चंदा मिला होगा बहुत सारी पार्टी को, जांच करिए ना उसकी। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जिन पार्टी को चंदा मिला वो तो इसका समर्थन नहीं कर रहे थे भाई, वो तो नहीं समर्थन कर रहे थे कि इलेक्ट्रल बॉन्ड से होना चाहिए। क्योंकि इलेक्ट्रल बॉन्ड जो दिख रहा है आपको कि जिसके ऊपर ईडी की जांच हो रही है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ पार्टी चंदा ना ले, बिल्कुल ले चंदा, सही तरीके से चंदा लेना, क्या दिक्कत है। लेकिन ये जनता से छुपा के चंदा लेना, जनता को बताना नहीं, ये पारदर्शिता कम कर दें। लोकतंत्र में पारदर्शिता तो मांगते हैं कि आपके जेब में 1 रुपया भी है तो बताइए किसका है और किस लिए खर्च होगा। आरटीआई जैसा कानून आया, आपने उसको आरटीआई से बाहर कर दिया, और एसबीआई तो आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बैंक है, आपको तो पता चल जाएगा ना भाजपा के लोगों को कौन चंदा दे रहा है, किससे चंदा दे रहा है, कौन इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीद रहा है। तो ये तो बड़ा स्कैम है, इसकी जाँच होनी चाहिए मुझे लगता है। और जिस भी पार्टी को मिल रहा है चंदा, आप देखिए तो कौन क्यों दे रहा है चंदा। अगर उसके ऊपर ईडी की जांच चल रही है, क्या वो पावर में है, क्या वो किस तरीके का दबाव बना सकती है, क्या हमें चंदा दो भाई। स्टेट गवर्नमेंट के पास कोई एजेंसी है क्या चंदा दबाव बनाने के लिए? ईडी, सीबीआई, तमाम ऑर्गेनाइजेशन, इनकम टैक्स जैसे ऑर्गेनाइजेशन है क्या? नहीं है। ये तो बकवास बात है। पर मुझे लगता है कि देश की जनता समझ चुकी है। तो अब क्या फैसला लेंगे आप? अब किस पार्टी में जाएंगे? देखिए अब मैं किस पार्टी में जाऊँगा ये तो मैंने भी नहीं सोचा है, पर मुझे जब भी लूँगा मैं फैसला, ऐसा नहीं है मेरे जाएंगे किसी ना किसी पार्टी में, ये तो अब देखिए, अब पत्रकारिता छोड़ के राजनीति कर रहा हूँ तो राजनीति ही करूँगा ना। अब मैं वो दलाल पत्रकार जैसा नहीं हूँ कि पार्टी में भी रहूँ और समर्थन भी बन जाऊँ, रूबी का लियाकत जैसा आ जाऊँ, मेरा प्रधानमंत्री है। तुम्हारा प्रधानमंत्री खरीदा था क्या? तुम्हारा प्रधान हम लोग का भी प्रधानमंत्री, हम भी आलोचना कर सकते हैं। तो हम वो वाले पत्रकार नहीं हैं। हमने जब करते थे तब पत्रकारिता ही करते थे, अब छोड़ दी तो छोड़ दी।
खबर है सपा या कांग्रेस में जा सकते हैं? नहीं, खबर तो बहुत कुछ है। इस देश के अंदर बहुत कम पार्टियों की कमी है क्या? मैं पता नहीं किस में चला जाऊं, लेकिन मैंने अभी ये सोचा नहीं है मैं किस में चला जाऊं, पर मेरी प्रमुखता यही होगी कि भाजपा को हराया जाए और इंडिया अलायंस को जिताया जाए। तो ये थे प्रशांत कनौजिया, जिन्होंने हाल ही में आरएलडी से इस्तीफ़ा दिया है। इनका कहना है कि इनका मकसद इंडिया अलायंस को जिताना है और एनडीए को हराना है, और ये एक ऐसे दल के साथ अपना समर्थन जताना चाहते हैं जो देश के निर्माण में अपना योगदान दे सकता है। मैं एक और बात कहना चाहूँगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से, इंडिया अलायंस में कुछ दल हैं कुछ दल नहीं हैं, पर मैं आपके चैनल के माध्यम से नगीना की जनता को खास तौर पर आह्वान करना चाहूँगा कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद को भारी से भारी संख्या में सभी समाज के लोग वोट दें। दलित समाज का कोई भी मजबूत चेहरा सदन में नहीं है। अगर वो सदन में पहुँचते हैं तो मुझे लगता है कि सोचेगा मनुवादी एक बार हाथ डालने से पहले। तो पार्टी से उठकर मैं, जो बहुजन समाज के भी लोग हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी के भी समर्थक के लोग हैं, पिछड़े समाज के लोग हैं, मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, दल से ऊपर उठकर। कहीं ऐसा तो नहीं है आप आज़ाद समाज पार्टी में जाने की प्लानिंग कर? अरे आज़ाद समाज पार्टी तो मेरे बड़े भाई की है, चंद्रशेखर आज़ाद की है। मैं कभी भी चला जाऊंगा उस पार्टी में। उस पार्टी में जाने के लिए मुझे कोई वो थोड़ी ना करना है। वो तो मूवमेंट के लोग हैं, भीम आर्मी मूवमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है। तो जो समाज का काम करता है हम सबके साथ हैं, जो भी हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ भाई चंद्रशेखर है। अगर इस देश के अंदर कोई भी समाज की आवाज़ को बुलंद करने का काम कर रहा है, उसको हम समर्थन ज़रूर करेंगे। जो काम, क्या मैं किसान, मैं क्या अभी हरियाणा पंजाब के किसान आए तो क्या मैं किसी हरियाणा या पंजाब की पार्टी का हिस्सा थोड़ी ना हूँ, लेकिन हम समर्थन कर रहे हैं। उसी प्रकार मुझे लगता है कि नगीना की जनता को खास तौर पर इस बार भाई चंद्रशेखर आज़ाद को सदन में भेजना चाहिए। अगर वो सदन में जाएंगे तो किसी मनुवादी की औकात नहीं होगी कि किसी दलित समाज की घोड़ी पर चढ़ने से रोक दे या उनकी बेटियों आबरू पर इज्जत पर हाथ डाल दे।